एलएलबी में पढ़ाए जाने वाले इस पेपर में एनवायरनमेंटल लॉ में पर्यावरण विधि, जो मोटी मोटी जानकारी हो सकती है उसको देने के लिए ये वीडियो है। जो पर्यावरण विधि की वैसे जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और हमारे एलएलबी के बाकी लेक्चर के समान ही ये लेक्चर भी पूरी स्टडी के लिए नहीं है, रिवीजन और उसके एक मोटी मोटी जानकारी के पर्पस के लिए है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो टेक्स्ट बुक और बाकी मटेरियल से स्टडी ज़रूर कर लें। मैं सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट की, पर्यावरण विधि के कंसेप्ट की, अवधारणा की। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि एनवायरनमेंट है क्या। मोटे तौर से नेचर या प्रकृति जो है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की सेक्शन 2A में भी एनवायरनमेंट को डिफाइंड किया गया है। उसमें कहा गया है एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमॉन्ग वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रोस, ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति है जिसमें पानी भी शामिल है, वायु शामिल है, ज़मीन शामिल है और ह्यूमन बीइंग का जो संबंध है वो पर्यावरण है। अब पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? 3 चीज़ें मेनली शामिल होती हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। इसमें पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव समुदाय, ये इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। दूसरा होता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो समझ जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है वो इकोलॉजी होता है। तीसरा होता है जैव मंडल, बायोस्फीयर। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी जो परत है उसको हम जो है बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। अब पर्यावरण को नुकसान क्या पहुंचाता है? प्रदूषण। अब प्रदूषण कितने तरह का होता है? मोटे तौर से अगर हम काइंड बांटें तो प्रदूषण 6 तरह का होता है। एक वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तीसरा लैंड पॉल्यूशन, ज़मीन का भू तीसरा फूड पॉल्यूशन आप जानते हैं, मिलावट वगैरह का, और उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ वाला ध्वनि प्रदूषण जिसे हम कहते हैं। और एक नया आ गया है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। इस तरह ये जो पॉल्यूशन ये जो है पॉल्यूशन के हमारे प्रकार हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम फैक्टर्स रिलेटेड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं। कुछ तो प्राकृतिक कारण हैं, जैसे 2 तरह से बांट सकते हैं। एक नेचुरल जो फैक्टर्स हैं उसमें सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, आंधी तूफान, ज्वालामुखी से निकलने वाली जो लावा वगैरह है, जल प्रवाह, बाढ़ वगैरह जो आ जाती है, और महामारी। ये तो नेचुरल कारण जो है वो हैं, इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। बाकी जो है ये कारण रहते हैं। दूसरे मानव निर्मित कारण है जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जिसमें जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है कि जब जनसंख्या अब जो है अचानक वृद्धि करती है या विस्फोट की स्थिति में आती है, तो हमें खेती करने के लिए या उसके को घर देने के लिए वन काटने पड़ते हैं। इससे जो है जनसंख्या वृद्धि जो है सीधे सीधे उसको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसमें भी ये है कि जनसंख्या वृद्धि से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, कहीं कम नुकसान पहुंचता है। कहीं ज़्यादा नुकसान ये पहुंचता है कि जो है यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका वगैरह में, या जो है जो वो देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा है। वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनाएंगे, लंबी लंबी कारें ज़्यादा रखेंगे, तो वो ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान
पहुँचेगा, वाहन ज़्यादा रखेंगे। इसका हल ये है कि जनसंख्या वृद्धि ठीक है, ज़रूरी है, जो है उसको संसार को चलाने के लिए, जो है विकास के लिए, उसमें ये ज़रूरत है अब कि उसको ये देखना चाहिए कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वो जनसंख्या वृद्धि। जैसे चीन में साइकिल का प्रयोग बढ़ाया जाता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें वाहनों पर प्रतिबंध रहता है, तो ऐसे ही भारत में भी आवश्यकता है कि वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस तरह की जाए। जनसंख्या वृद्धि को रोकना जो है वो अपने आप में पर्यावरण पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि जो बाकी जीव जंतु हैं उनकी जनसंख्या को हम नहीं रोक पाएंगे, तो उससे जो है असंतुलन पैदा हो जाएगा, तो उससे जो है जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा गरीबी है। गरीबी जब होती है तो आप जब गरीबी ज़्यादा होगी तो जो अच्छे साधन हैं जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, जैसे खाना बनाने के लिए आपको लकड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, लकड़ी यूज़ करनी पड़ेगी तो वन से आएगी, वन कटेंगे, पेड़ कटेंगे, तो गरीबी जो है इसलिए जो है पर्यावरण को, जो जनसंख्या वृद्धि को उसको इफ़ेक्ट करती है आपकी जो है उसको पर्यावरण को। तीसरा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन जब हम करते हैं, एक तरफ हमारी स्थिति देखिए, एक तरफ गाँवों में लोग नहीं हैं और दूसरी तरफ शहरों में भीड़ है, तो ये व्यवस्था जो है ये जनसंख्या से रिलेटेड व्यवस्था है। जनसंख्या पर ज़्यादा परेशानी नहीं है, ये जो अप्रबंधन है, कुप्रबंधन है, वो ज़्यादा परेशान करता है। जो शहर में आके तो वो पॉल्यूशन कर रहे हैं, गाँव में जबकि उनके लिए जो है उनके जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, पेड़ हैं, और उसको छोड़ के वो वहाँ पर जो है पॉल्यूशन करने आ जा रहे हैं लोग। तो इसके लिए जो है सभी देशों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो शहरीकरण ना हो और लोगों की आवश्यक वस्तुएं हर एक गाँव तक पहुँचें। तीसरा औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण से जो है, क्योंकि उससे जो है जल प्रदूषण होता है, उससे जो है एमिल्यूट निकलता है, फ्यूल निकलता है, वो प्रदूषित करता है। उसके बाद जो है उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए वो करना पड़ता है, आवाज़ होती है तो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण जो उससे धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण करता है। तो ये औद्योगिक ऐसी रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी औद्योग करते हैं, तो औद्योगिकरण भी जो है हमारे उसके लिए वो होता है, खतरनाक होता है। इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि देश में उद्योगों का विकास होना चाहिए, लेकिन उन उद्योगों का विकास होना चाहिए जो है प्रदूषण ना करते हों। और इसमें भी ये वाली भी स्थिति है कि विभिन्न देशों का कचरा हम अपने देश में भर ले रहे हैं, जो बाकी जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कचरे पे, इलेक्ट्रॉनिक कचरे पे प्रतिबंध है, वहाँ से हम मंगा ले रहे हैं पुराना कचरा, उसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा देश कचरे का भंडार जैसा बन जा रहा है। तो ऐसे औद्योगिकरण पर भी जो है रोक होनी चाहिए। और ये औद्योगिकरण भी गलत है कि हम बाकी देशों के लिए सप्लाई करने के लिए अपने देश में सामान बनाएं, अपने देश के लिए सामान बनाएं, ठीक है, आत्मनिर्भर हों, और बाकी हमारे पास जनसंख्या इतनी बड़ी संख्या में, तो हम जनसंख्या भेजें लोगों को जो है मैन पावर यूज़ कराएं, ना कि हम अपना माल यूज़ कराएं। क्योंकि हम अपने यहाँ उद्योग जब लगाते हैं, हम ये उद्योग इसलिए लगाते हैं कि रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार से जो है वो पॉल्यूशन हो जाता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक प्रयोग जो है वो भी जो है वो करता है, पॉल्यूशन करता है। कि भाई टेक्नोलॉजी का आप ज़्यादा जब प्रयोग करते हैं तो उससे लिए आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सब कंप्यूटराइज कर देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा नुकसान करेगा। इसके बाद ऊर्जा जो है, ऊर्जा जब हम बनाते हैं तो भी हमारा पॉल्यूशन इफेक्ट पड़ता है। जैसे ऊर्जा जल विद्युत बनाते हैं हम, तो जल विद्युत बनाने के लिए हमने बहुत बड़े बड़े डाम बना लिए पहाड़ों को ख़त्म करके, तो वो पहाड़ ख़त्म हुए, और वो जो है जब हम वहाँ की इकोलॉजी को हमने इफ़ेक्ट कर दिया। इसी तरीके से कोयले से जब हम बिजली बनाते हैं तो भी उससे जो है पॉल्यूशन होता है, धुआं वगैरह निकलता है, उससे भी जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगली बात अनियोजित विकास है। अनियोजित विकास की अभी हम बात कर ही चुके हैं, अनप्लान डेवलपमेंट की। सब बिना प्लान के जिसकी मर्जी आ रही, जहाँ पे बढ़ाता चला जा रहा है, शहरीकरण अंधाधुंध हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी बन जा रही हैं, जबकि उन लोगों को हम जगह वहीं गाँवों में दे सकते थे, प्लांट कर सकते थे, लेकिन प्लांट नहीं है। और आजकल जो प्राधिकरण हैं वो केवल नोटिस देने का साधन बन गए हैं
हम आवश्यकता इस बात की है कि भाई कहीं अतिक्रमण हो रहा है या कहीं का अनप्लान्ड विकास हो रहा है तो उसे होते समय रोका जाए। होते समय रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, बाद में आप गिराने की व्यवस्था करते हैं, तो ये कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। उसके बाद कृषि के लिए हमें जो है वो वनों को काटना पड़ रहा है, इसलिए वो उसका पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बड़ी पर्यावरण की विपत्तियां जो आती हैं, मतलब ऑब्स्टेकल्स, वो भी नुकसान पहुंचाती हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज नुकसान पहुंचाता है। ओजोन लेयर का जो ह्रास है, ग्रीन हाउस प्रभाव, वो भी नुकसान पहुंचाता है। ये सारे जो कारण हैं, ये फैक्टर्स हैं उसको डिग्रेड करने वाले। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि संविधान में हमारे क्या प्रावधान है। बहुत कम देशों में के संविधानों में ऐसे प्रावधान हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, तो भारत ऐसा ही एक देश है। 42वें संविधान संशोधन से सबसे पहले समाजवाद शब्द जोड़ा गया। समाजवाद का मतलब ही ये है कि समाज के लिए काम करेगा, समाजवाद होगा, सेकुलरिज्म की व्यवस्था होगी, समाजवाद की व्यवस्था होगी। तो इससे जो है 42वें संविधान संशोधन से, और 42वें संविधान संशोधन से दो चीज़ें और जोड़ी गई। दूसरा ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए और उसमें 48 का में 48A में ये प्रावधान किया गया कि राज्य देश में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो हर एक स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो देश में पर्यावरण, हर एक स्टेट यानी हर एक सरकार का ये कर्तव्य है कि देश में पर्यावरण के संरक्षण के लिए और संवर्धन, उसे बढ़ावा देने के लिए, और जो वन हैं, फॉरेस्ट हैं, और फॉरेस्ट जीव जो हैं, वन्य जीव जो हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कानून बनाएगा, प्रयास करेगा। ये तो राज्य का काम हो गया। उसके बाद 51A में कर्तव्य जोड़े गए हैं, यही 42वें संविधान संशोधन से। उसमें जी में जो है 51 का छा इंग्लिश में कह लीजिए, वो हिंदी में कह लीजिए, या नहीं तो 51A की सबसेक्शन जी, सब क्लास जी। उसमें क्या है, इसमें कर्तव्य हैं नागरिकों के। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का कर्तव्य बना दिया गया। इसके बाद 253 है 253 में ये लिखा गया है कि संधियां या कन्वेंशन जो भी होंगे अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण पे भी मैं बता दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है कि हर एक देश पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो उसके लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दे दी, भले ही वो राज्य का विषय हो, राज्य सूची में शामिल हो, चाहे वो संघ सूची में शामिल हो, चाहे संवर्ती सूची में शामिल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार को, जो केंद्र सरकार है, संसद जो है भारत की, उसे सारे मामलों में कानून बनाने का अधिकार मिल गया, और वो कानून आप जानते हैं कि सुपरसीड करता है राज्यों के कानून पे। इसका मतलब ये है कि संसद जो है पूरे देश के लिए, भले ही सरकार कहीं पे किसी की भी हो, वो जो है पर्यावरण वाला कानून बना सकता है और उसका कानून लागू होगा। दूसरा, फंडामेंटल राइट जो हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, उसे भी एनवायरनमेंट से जोड़ दिया गया, पर्यावरण से जोड़ दिया गया। अब ऐसा कैसे हुआ? ये मूल रूप से जो है इसमें खुला हुआ नहीं था संविधान में कि जो है ये जो मूल अधिकार है वो पर्यावरण संबंधी अधिकार होगा। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का रोल, PIL का रोल रहा, जनहित याचिकाओं का रोल रहा, और जनहित याचिकाएं बहुत सारी हुई, उसमें जो है ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी स्पष्ट कर दिया गया कि पर्यावरण संबंधी जो जनहित याचिकाएं होंगी उन्हें स्वीकार करेंगे हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करेगा। ठीक, तो पर्यावरण के लिए तो इसमें जो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया, तो उसमें ये कहा भाई समानता का अधिकार में पर्यावरण समानता का अधिकार भी है कि सबके साथ पर्यावरण की भी समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 में तो ये कहा गया, अनुच्छेद 21 जीवन का मूल अधिकार है, तो उसमें ये कहा गया कि जीवन का मूल अधिकार खाली जानवरों की तरह जीने का अधिकार नहीं है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और पर्यावरण अच्छे पर्यावरण के साथ जीने का अधिकार है। राइट टू होलसम इन्वायरमेंट है। MC मेहता के केस में ये कहा गया, MC मेहता से जो है ये कंसेप्ट आया PIL वाला। इसके बाद
अनुच्छेद 32 और 226 में PIL आई, और 32 में हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 226 में जो है हाई कोर्ट में याचिकाएं होती हैं। तो इसी में एक PIL का है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वैसे PIL और जनरल में जो याचिकाएं होती हैं उसमें ये फ़र्क है कि जनरल याचिका में वो व्यक्ति प्रभावित होता है, PIL में वो जनहित के लिए करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो याचिका करता है उससे प्रभावित भी हो। तो इसमें जो है अब उसके बाद रोल जुडिशरी का बढ़ गया, और MC मेहता के केस के बाद बहुत सारे मामलों में जो PIL हुई और अभी भी PIL होती हैं उसमें जो है इसको दिया गया। जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी ने भी विभिन्न PIL में जो है बहुत सारे मामलों पे जो है आदेश दिए हैं। यहाँ तक कि जो है काशीपुर नगर निगम के अगेंस्ट हुई एक PIL में पूरे उत्तराखंड के नगर निकायों के द्वारा पॉल्यूशन नियंत्रण पे, सफाई व्यवस्था पे एक विस्तृत आदेश दिए गए। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन कॉज एंड इफेक्ट। इस पे हम करीब सारे पहले बात कर चुके हैं। मतलब जो है निर्वनीकरण यानी वनों को समाप्त करने का इफेक्ट जो है वो क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव होता है। कारण की बात जो हमने पहले करी कि जनसंख्या वृद्धि से, गरीबी से, शहरीकरण से, औद्योगिकरण से, ऊर्जा से, अनियोजित विकास से, कृषि से, इन सब से यही सारे रीज़न है जिससे वनों को काटा जाता है, वनों का कटान किया जाता है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट की भी हम बात पहले ही कर चुके हैं कि जो है इससे जो है जो वन हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीजन का वो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, कार्बन मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है। और दूसरा ये है कि वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और दूसरा जो जल की गुणवत्ता है जिसमें ऑक्सीजन होती है वो समाप्त होती है। तो हमारे जो है गंगा नदी पर, यमुना नदी पर जो बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, जैसे टिहरी परियोजना है यहाँ पर, तो उसमें पानी रोक के इकट्ठा कर लिया जाता है। पानी रोक के इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो जल की जो पवित्रता होती है या उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है, और उस ऑक्सीजन कम होने का इफेक्ट पूरे देश में यहाँ से लेके जो है ये गंगा अलग अलग नदियों में मिलते हुए जो है कलकत्ता तक जाती है, तो वो सारे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है, इसका इफेक्ट। और दूसरा इससे जो है जो देश में बाढ़ आती है वो भी इसी का इफेक्ट है कि जो है ये जो हम वनों को काट रहे हैं। अब असलियत में क्या होता है, चौड़ी पत्ती के जो पौधे हैं वो नदियों की गहराई को बनाए रखते हैं और नदियों का पानी सोख लेते हैं जब उसमें पानी ज़्यादा होता है, और जब पानी कम हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसी जो है निरंतर जल बनना रहता है और वो जो है नियंत्रित करते हैं। अब उसकी जगह हमने आर्टिफिशियली पश्चिमीकरण को अपनाते हुए, पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाते हुए हमने वो कर दिया है। तो उससे क्या होता है, उससे देश में कभी सूखा पड़ता है, कभी जो है वो जो है जल पिल्ला आता है। तो इसलिए इसे रोकने के लिए जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकना ज़रूरी है, यानी वनों को कटने से रोकना ज़रूरी है। अब रोल ऑफ फॉरेस्ट इन हिमालयन इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो हिमालयन इकोसिस्टम जो हिमालय क्षेत्र में जो पर्यावरण है उसे बचाने के लिए जो है फॉरेस्ट का बड़ा योगदान है, वनों का योगदान है। जैसे ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं जिससे पूरे देश में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, तो उसको रोकने के लिए वनों की एक भूमिका है, उसे वनों को रोकना है। दूसरा जो हमारे पहाड़ गिरते चले जा रहे हैं उसको रोकने के लिए भी वनों की ज़रूरत है। जो है अब वन होंगे तो वो पहाड़ मजबूत रहेंगे, पहाड़ गिरेंगे नहीं। वो पहाड़ गिर के नदियों में जाते हैं, वो नदियों को बंद कर देते हैं, नदियाँ मतलब पाट देते हैं एक तरीके से। तो एक तो वो पहाड़ खराब हो रहे हैं, उससे जो सिस्टम जो है गड़बड़ होता है। एक दूसरा इकोसिस्टम इस वजह से भी खराब होता है कि वो हैं बादल फटने की घटनाएं होती हैं। वो इसलिए कि जैसे हम बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं लेते हैं, जल विद्युत परियोजनाओं से वहाँ से वहीं बादल बनते हैं और वहीं बादल बरस जाते हैं उन्हीं आसपास के पहाड़ों पे। तो वो वहाँ पे बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं, वो बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं, और उससे हर साल जो है हज़ारों लोग जो है
सीधे सीधे प्रभावित होते हैं और जो है लाखों लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए हिमालयन इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए जो है वनों को बचाया रखना जरूरी है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट 1927 की, वन अधिनियम 1927। अब वन अधिनियम 1927 जो है वनों को संरक्षित करने के लिए व्यवस्था की गई। इसमें 4 तरह के वनों की व्यवस्था है। एक है आरक्षित वन। आरक्षित वन की व्यवस्था धारा 3 से 27 का तक की गई है। इसमें राज्य सरकार के पास जो भूमि है, राज्य सरकार की जो भूमि है, वो किसी भी भूमि को आरक्षित वन घोषित कर सकती है। एक बात। दूसरा, ग्रामीण वन की व्यवस्था की गई धारा 28 में। उसमें यह कहा गया कि जो आरक्षित वन की भूमि है उसके भूमि अधिकार जब ग्रामीण समुदाय को किसी को दे दिए जाते हैं तो वो ग्रामीण वन कहलाता है। ठीक है। तीसरा है संरक्षित वन। संरक्षित वन धारा 29 में किसी भी अन्य प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को अन्य जगह, मतलब वो वन की जगह भले ही ना हो, प्रोटेक्ट वन घोषित कर सकती है, संरक्षित वन घोषित कर सकती है। इसके बाद एक व्यवस्था है प्राइवेट वन की 38 में, कि एक या एक से अधिक जो भूमि के मालिक हैं या ज़्यादा हैं तो वो 2/3 अपनी भूमि, उस क्षेत्र की भूमि के जो स्वामी हैं वो प्रस्ताव देंगे कलेक्टर को कि साहब इन्हें जो है संरक्षित घोषित कर दिया जाए, तो वो प्राइवेट वन हो जाएगा। और उसमें वनों के काटने वगैरह के प्रावधान, उसका लाभ ये होगा कि वनों के काटने वगैरह के प्रावधान लागू हो जाएंगे, यानी वन वो संरक्षित हो जाएंगे, कोई व्यक्ति उसे काट नहीं सकेगा, कोई व्यक्ति उस वन को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। अब फॉरेस्ट ऑफेंस की बात करते हैं। वन अपराध। एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। उसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी आरक्षित वन की भूमि को अन्य प्रयोजन में राज्य सरकार भी प्रयोग नहीं करेगी। राज्य भी अनुमति नहीं देगा, उसे अलग प्रयोग किया जाए। और अगर धारा 3 में ये व्यवस्था की गई 3 का में कि अगर करेगा कोई तो 15 दिन की सजा उसे होगी। इसके बाद जहां अपराधों की बात करते हैं तो फॉरेस्ट अधिनियम में, जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 की हमने बात की, उसमें बहुत सारे अपराध हैं वन संबंधी, जिसमें 38(4) में ये कहा गया कि प्रतिबंध वाले क्षेत्रों में कार्य करने पर 6 माह की सजा होगी। प्रतिबंधित कार्य जो किए हैं कि भाई उसमें जो आरक्षित वन हो जाता है तो उसमें भी प्रतिबंध हो जाता है कि कोई भी कृषि नहीं करेगा, कोई भी वन कार्य के अलावा कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है। सेक्शन 52 में ये कहा गया कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है, यानी वन को काट के वन में ये कार्य किया, उसने वन को काटा, किसी पेड़ को काटा और ले चला वो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है या कोई किसी भी क्षेत्र में कोई पाबंदी लगाई गई, उस पाबंदी के लिए जो है का उल्लंघन किया तो उसके औजारों को या उस सामान को जो काट के लाया उसे जब्त किया जा सकता है अब पुलिस अधिकारी द्वारा या वन अधिकारी द्वारा। सेक्शन 63 में यह अपराध है कि चिन्हों को कूट किरण करने के लिए पेड़ों पे चिन्ह लगा दिए कि हाँ साहब ये वन क्षेत्र का, और उसे हटा दिया उसने, तो 2 वर्ष तक की सजा उसे होगी। और साथ में धारा 66 में यह भी प्रावधान किया गया कि अपराध करने से रोकने के वाले को भी सजा होगी। रोकने में अगर असफल रहा, वन अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई कि भाई ये अपराध नहीं होना चाहिए, उसने आंख मीच ली और वो अपराध हो गया, तो इसका मतलब रोकने में असफल रहा, भले ही उसकी इंटेंशन कुछ ना हो, तो धारा 66 में उसे भी 2 साल की सजा होगी और उपेक्षा करने पर भी ऐसी 2 साल की सजा होगी। और सेक्शन 71 में ये कहा गया कि अगर वनों को नुकसान पशु पहुंचाते हैं, पशु अत्याचार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और उसे परिरुद्ध करने की, उसे उन पशुओं को भी बंद करने की पावर वन अधिनियम को वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी को होगी। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस को समझना जरूरी है। इसकी धारा 2(1) में कहा गया है, यानी 2(1) एनिमल, पशु की परिभाषा। अब आप कहेंगे कि साहब पशु की परिभाषा क्यों बता रहे हो? इसका पशु जो है वो बड़ा है। जरा बड़े से मतलब ये है
कि इसके पशु की परिभाषा में ये लिखा गया, इसमें सब जगह पशु पशु तो यूज़ किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने से बचने के लिए पशु यूज़ किया गया। इसमें कहा गया 2.1 में ही सबसे पहली सेक्शन है इसकी परिभाषा की कि पक्षी, स्तनधारी, रेंगने वाले और उसके बच्चे व उनके अंडे भी पशु में शामिल हैं। इसलिए ये पशु बड़ा है। पशु में पशु तो शामिल ही है, लेकिन साथ में पक्षी भी शामिल हैं उसमें, जो उड़ने वाले हैं, स्तनधारी हैं, रेंगने वाले हैं और उनके बच्चे और उनके अंडे भी शामिल हैं पशु में। अंडे को अंडा नहीं कहेंगे, पशु कहेंगे। अब दूसरी परिभाषा एनिमल आर्टिकल, पशु वस्तु, जिसमें पशु या अन्य वस्तुओं से निर्मित या उसके प्रयोग से निर्मित वस्तुएं जो है शामिल हैं, और वो जो है वो एनिमल आर्टिकल कहलाती है। अब हंटिंग, आखेट या शिकार 216 में किसे कहते हैं, धारा 216 में इसमें की परिभाषा दी गई है हंटिंग, शिकार करना। क्योंकि शिकार पे पाबंदी है तो इसलिए शिकार को जानना जरूरी है कि शिकार कहेंगे किसे। सभी जानते हैं वन्य पशु को पकड़ना, पशु का मतलब वहाँ समझ लीजिए पक्षी भी है। वन्य पशु को पकड़ना, मारना, विष देना, जाल में फंसाना, फंदे में फंसाना या इसका प्रयास करना, ये तो एक काम हुआ। दूसरा काम उक्त के लिए, ऊपर वाले कामों के लिए पीछा करना, जो मैंने बताया ये वाले इन कामों के लिए खाली पीछा करना, कि पशु को पकड़ने के लिए पीछा करना हो गया शिकार इसकी डेफिनेशन में। खाली आप पीछा कर रहे हैं, आपके हाथ कुछ नहीं लगा भले ही। तीसरा ये किसी वन्य पशु को नष्ट करना, उक्त पशु को उसके किसी भाग को ले जाना या अंडों या घोंसलों को नुकसान पहुंचाना। अगर अंडे को आपने नुकसान पहुंचा दिया किसी वन्य जीव के तो वो शिकार मान लिया जाएगा और शिकार की आपको सजा हो जाएगी। अब अगली डेफिनेशन नेशनल पार्क। तो धारा 221 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय उद्यान धारा 35-36 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तो धारा 35 और 36 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा उसे हम नेशनल पार्क कहेंगे। ऐसी सेंचुरी जो है 226 में ये प्रावधान है कि वन्य जीव शरण स्थली जो है धारा 26A, 36 और 66 के अंतर्गत जो घोषित किया जाएगा वो होगा। वाइल्ड एनिमल 236 में है वन में पाए गए। इसमें भी खास बात है, आप तो कहेंगे कि साहब वन्य जो है वर्ल्ड एनिमल क्या हुआ, वन्य पशु। लेकिन ये वन्य पशु जो है थोड़े से बड़े हैं। वो ऐसे कि वन में पाए जाने वाले तो ठीक है, हो गए वन्य पशु, हमने पशु की डेफिनेशन वहाँ से ले ली और वन में जब पाए जा रहे हैं यहाँ से हो गई। लेकिन अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 में एक लिस्ट दी गई है पशुओं की, पक्षियों की। तो उसमें उल्लिखित पशु या पक्षी चाहे जहाँ भी पाए जाएं वो वन्य पशु माने जाएंगे, चाहे वन में ना पाए जाएं। वो जो है वो सांप जो है आपके घर में पाया जाता है तो भी वो वन्य पशु है अगर उसकी लिस्ट में शामिल है। अब वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ जो है सेक्शन 3 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है इसका डायरेक्टर। उसके बाद मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो सेक्शन 4 में राज्य सरकार द्वारा यूज़ किया जाता है, वो नियुक्त किया जाता है। एक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 6 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बनाया जाता है ये बोर्ड, और सलाहकारी बोर्ड है। और इसके वन मंत्री या मुख्य सचिव, वन मंत्री ना होने पर मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं। धारा 7 में इसकी व्यवस्था की गई है कि ये बैठक कम से कम 2 बार जरूर करेगा साल में। और सेक्शन 8 में ये व्यवस्था की गई है वन्य जीव संरक्षण हेतु, इसके काम बताए गए हैं, वन्य जीव संरक्षण हेतु नीतियाँ बनाना और अनुसूची को, जो ये अनुसूची हम बात कर रहे थे 1, 2, 3, 4 कि कौन सा पशु पक्षी वन्य जीव माना जाएगा कौन सा नहीं, उसे संशोधन करने के लिए भी ये जो सलाहकार समिति है, ये जो परिषद है, ये सलाह देगी। अब वाइल्ड एनिमल की हंटिंग पे जो प्रतिबंध है उसके जो प्रावधान है वो 9 से 12 तक दी गई। एक तो जनरल रूल ये है कि कोई नहीं करेगा हंटिंग, ठीक है, वन्य जीव की। दूसरा ये कि अनुसूची 1, 2, 3, 4 की कोई नहीं करेगा, और साथ में 2, 3, 4 में लाइसेंस लेके किया जा सकती है सीमित अर्थों में, उसके नियमों का पालन करते हुए। 11 में कहा गया है कि जीवन को खतरनाक होने पे अगर वन्य जीव संरक्षक की अनुमति से
उसको शिकार किया जा सकता है, उसको मतलब मारा जा सकता है या उसे पकड़ा जा सकता है, जो भी है वो किया जा सकता है। लेकिन एक जो है, जो हम प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 96 से 106 तक पढ़ रहे थे आईपीसी में, ये पशुओं से सुरक्षा का अधिकार भी दे दिया गया 11(2) में। उसमें कहा गया कि स्वयं की रक्षा व बचाव के लिए आखेट किया जा सकता है। मतलब आखेट का मतलब उसे मारना या नुकसान पहुंचाना है कि जितनी ज़रूरत हो उतना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये साबित आपको करना पड़ेगा। और अगर आप जो है कोई अपराध करने गए हैं तो ये जो है फ़ायदा वो आपको नहीं मिलेगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा। विशेष प्रयोजन के लिए, शैक्षिक शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए आप जो है शिकार अनुमति से जो है आखेट की अनुमति मिल सकती है। अब सेंचुरीज जो होती हैं उसमें राज्य सरकार जो है संरक्षण के लिए धारा 18 में सेंचुरी किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकती है, और इसमें धारा 27 में प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है, नियमों के अनुसार ही प्रतिबंध हो सकता है। इसके बाद नेशनल पार्क की जो व्यवस्था है वो सेक्शन 36 में है, वो किया जा सकता है। इसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी की व्यवस्था 38A में जो केंद्र सरकार कर सकती है, करने का प्रावधान है, केंद्र सरकार करेगी, और 38H में वही रिकॉग्निशन देगी जू को जो है जू होंगे वही रिकॉग्निशन देगी। और 39 में जो वन्य जीव होंगे, अगर कैसे भी वन्य जीव मिलेंगे तो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की वो प्रॉपर्टी माने जाएंगे, और जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के घोषित में होंगे वो केंद्र सरकार की, नहीं तो बाकी राज्य सरकार की प्रॉपर्टी माने जाएंगे। और धारा 44 में ये व्यवस्था की गई कि परमिट के बगैर पशु वस्तुओं का कोई भी व्यापार या ट्रांजैक्शन नहीं किया जाए।